बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और इसके साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपने पिछले तमाम टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर आप लोगों के इसके मतलब कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आइए हम अपने आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये है स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच। डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच जो है ये एक और तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसमें हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को जनरल सिनेरियो में पहले देखते हैं, उसके बाद स्पेसिफ़िकली जो है स्पेसिफ़िक और प्रीसाइज़ उसकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए हम जो स्टेप्स फॉलो अप करते हैं वो मैं आपको एक फ़िगर की मदद से, जो कि आपकी बुक की फ़िगर है, इसमें सबसे पहले यूज़र की इन्वायरमेंट को एनालाइज़ किया जाता है। उसके बाद जो है लॉजिकल मॉडल प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चूज़ किया जाता है कि क्या वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। दैन मैप किया जाता है लॉजिकल मॉडल को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ और डेवलप किया जाता है फ़िज़िकल मॉडल को। उसके बाद एवेलुएट किया जाता है फ़िज़िकल मॉडल को और सबसे फिर हम अपने सिस्टम को ट्यून करके देखते हैं कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको रिज़ॉल्व किया जाता है। एट द एंड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इनमें से कुछ फेज़ जो है उनको वो दोबारा से भी किए जाते हैं। जैसे शुरू से यूज़र एनालाइज़ यूज़र इन्वायरमेंट है, अगर हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर से हम क्या करेंगे, सिस्टम को एनालाइज़ करना जो है वो एनालाइज़ यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो एनालाइज़ करेंगे। ये लास्ट स्टेप से हम दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। इसी तरह से जब आप लॉजिकल मॉडल डेवलप कर रहे हैं तो आप यूज़र की जो इन्वायरमेंट थे उसको दोबारा से एनालाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ट्यून करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे निकलने के लिए अगर हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली नहीं है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाले सारे यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं कि इन स्टेप से हम जो है बैक भी जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम फ़िज़िकल डिज़ाइन जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम दोबारा से मैप भी कर सकते हैं अपने लॉजिकल मॉडल को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। तो ये सारे जो है इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में एरो जो है वो दिखाए गए हैं। ऑल्दो ये सारे फेज़ जो हैं वो इंटरलिंक हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मिले हुए हैं, लेकिन अगर हम लास्ट स्टेप पर भी पहुंच जाएं तो हम यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो इन्वायरमेंट है उसको दोबारा से एनालाइज़ कर सकते हैं अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो आती है। अब स्टेट डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये अनदर वे है टू डिज़ाइन अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ नोन एज अ स्टेट डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच और ये टॉप डाउन अप्रोच है और इसको हम शुरू करते वक्त जो है जनरल रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हैं। उसके बाद जो है मोर प्रीसाइज प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसका फर्स्ट स्टेप जो था वो एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट। एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो करंटली सिस्टम जो है वर्क कर रहा है उसको देखा जाता है, उसको क्लोजली स्टडी किया जाता है, उसका आउटपुट को देखा जाता है। इसके अलावा यूज़र के साथ इंटरव्यू किए जाते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसकी क्या होंगी। इस तरह की तमाम डिटेल जो है वो यूज़र इन्वायरमेंट से को एनालाइज़ करके जो है वो इकट्ठी की जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम करते हैं डेवलप लॉजिकल मॉडल। तो लॉजिकल मॉडल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार करने से पहले एनालाइज़ करने के बाद दूसरा स्टेप जो है वो लॉजिकल मॉडल की प्रिपरेशन होती है। दिस डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ ऑल एंटिटी, इसके अंदर वो तमाम एंटिटीज़ रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट के दरमियान आ जाता है। द डिज़ाइनर ऑल्सो डिटरमिन द फॉलोइंग थिंग, वो ये वाली चीज़ें जो है वो भी इनको भी कंपनसेट करने की कोशिश करता है या इन रिक्वायरमेंट्स को भी वो फुलफ़िल करने की कोशिश करता है इस फेज़ में कि इनको रिक्वायरमेंट्स को जो है वो चेक करता है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एंड ट्रांजैक्शन, एप्लीकेशन किस तरह की होगी, उसमें किस तरह की ट्रांजैक्शन होगी। टाइप्स ऑफ डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस की एक्सेस किस तरह की होगी। वॉल्यूम ऑफ डेटा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस एक्सेस क्या होगी। इसके अलावा बजट रिस्ट्रिक्शंस कितनी है, यानी कितना बजट जो है वो अवेलेबल है। सिस्टम की परफॉर्मेंस
से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम चीज़ें जो है इसमें चेक की जाती हैं और उनके अकॉर्डिंगली जो है वो लॉजिकल डेटा मॉडल जो है वो डेवलप किया जाता है। दैन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है चूज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डिज़ाइनर चूज़ अ पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल मॉडल। जो उसने लॉजिकल मॉडल तैयार किया होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिलेक्ट किया जाता है जो कि तमाम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया रहे। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे है मैप अ लॉजिकल मॉडल टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द डिज़ाइनर जो उसको बना रहा होता है वो मैप करता है लॉजिकल डेटा मॉडल को टू अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलेक्टेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेलेक्ट किया है उसमें जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं मैप करते हैं लॉजिकल मॉडल को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। नेक्स्ट नंबर पे हमारे फ़िज़िकल मॉडल। हमारे पास लॉजिकल मॉडल का काम हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है फ़िज़िकल मॉडल को डेवलप करना है। तो फ़िज़िकल मॉडल डेफिनेटली आपके पास डिज़ाइनर जो है वो क्रिएट करता है, वो एग्जैक्ट लेआउट होता है जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डेटाबेस का जो मतलब कि किस तरह से डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा। द डिज़ाइनर क्रिएट द एग्जैक्ट लेआउट ऑफ अ डेटा अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी ऑफ सिलेक्टेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके अकॉर्डिंगली फिर हम फिज़िकल मॉडल जो है वो तैयार करते हैं। एक दफ़ा फ़िज़िकल मॉडल जो है वो आपका तैयार हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है उसको फ़िज़िकल मॉडल को एवेल्यूएट भी करके देखना है। एवेल्यूएट करने के लिए डेटाबेस का हो सकता है कोई ख़ास हिस्सा जो है उसको वैलिडेट करके चेक किया जाए परफॉर्मेंस के लिए कि आगे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, इफ़ेक्टिवली ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। द डिज़ाइनर एवेल्यूएट द फिज़िकल मॉडल बाय चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड ट्रांजेक्शन। यानी एप्लीकेशन और इसमें जो ट्रांजेक्शन्स प्रोसीड हो रही होती हैं उनको चेक किया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं डिज़ाइनर में इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ डेटाबेस टू वैलिडेट। और डिज़ाइनर जो है वो डेटाबेस का एक ख़ास जो हिस्सा या पोर्शन है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो चेक करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो है क्या फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं इस फिज़िकल मॉडल से। परफॉर्म अ ट्यूनिंग। उसके बाद जो है वो ट्यूनिंग का प्रोसेस होता है। ट्यूनिंग इज़ परफॉर्म टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ट्यूनिंग की जाती है। डिफरेंट मॉडिफिकेशन, अगर किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो रही तो चेंजेस जो हैं वो किए जाते हैं अगर तो वो रिक्वायर्ड हों। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हों तो वो इस स्टेज पर भी चेंजेस जो हैं वो किए जाते हैं। जैसे ट्यून सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में, अगर इस फिगर में आप देखते हैं तो यहाँ पे ट्यून सिस्टम देखें, ये दोबारा से हम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चूज़ अगर हमारे ट्यूनिंग सिस्टम के जो है ट्यून करते हैं और वो रिक्वायरमेंट्स उसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो हम अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं दोबारा से कि अगर वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल जो है वो नहीं कर रहा तो हम उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे फेजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। उसके बाद हमने ट्यूनिंग करने के बाद हमारा 8th स्टेप जो है वो है इम्प्लीमेंट अ फिज़िकल मॉडल। इम्प्लीमेंट इसके अगर द डिज़ाइनर इम्प्लीमेंट द फिज़िकल मॉडल इफ़ द वैल्यूएशन इज़ सेटिस्फाई। अगर तो वैल्यूएशन सेटिस्फाई है यानी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हैं, जो पर्टिकुलर हिस्सा डेटाबेस का चेक किया गया है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है तो उसके बाद हम क्या करते हैं फ़िज़िकल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। द डेटाबेस बिकम्स अ फंक्शनल। जब आप फ़िज़िकल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपका डेटाबेस जो है फंक्शनल हो जाता है यानी वो काम करना शुरू कर देता है। ऊपर जो फिगर दिखाई गई है दैट डिफरेंट स्टेप्स कैन बी रिपीटेड एट अ डिफरेंट स्टेजेस। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे आप जो है वो रिपीट भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल द डेटाबेस डिज़ाइनर कैन रिव्यू द यूज़र इन्वायरमेंट को रिव्यू कर सकता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ लॉजिकल मॉडल को बनाते वक्त वो दोबारा से यूज़र इन्वायरमेंट को देख सकता है। वाइल मैपिंग द लॉजिकल मॉडल टू द फिज़िकल मॉडल, जब मैप कर रहा होता है लॉजिकल मॉडल को फिज़िकल मॉडल के साथ, he can change the selection of database management system, तो database management system को भी change कर सकता है। Similarly if an error occur and he has to tune the system, जब सिस्टम ट्यून करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर भी database management system को जो है वो चेंज किया जा सकता है या रीमैप किया जा सकता है लॉजिकल मॉडल के साथ।
इवन एट द लास्ट स्टेप, अगर तो लास्ट स्टेप पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए, ही मे रिव्यू ऑल द स्टेप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो शुरू से लेके एंड तक वो तमाम स्टेप्स जो हैं उनको फिर से देख लिया जाता है कि उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया जाता है। इसके बाद हम जो है ये हमारा जो था स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच जो है हमने कर लिया। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है हमारा डेटा डिक्शनरी का टॉपिक। डेटा डिक्शनरी को देखते हैं कि डेटा डिक्शनरी क्या होती है। डेटा डिक्शनरी एक तरह की रिपोजिटरी होती है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं? डेटा की इंफॉर्मेशन को, एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन को। एट्रीब्यूट के आपस में रिलेशनशिप क्या है, डेटा की डेफिनेशन क्या है, डेटा की टाइप्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो हम इसके अंदर सेव करते हैं। इसके अलावा हम डेटाबेस स्कीमा को भी इसके अंदर सेव कर सकते हैं। डेटा डिक्शनरी कंटेन्स अ मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी के अंदर हमारे पास मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा इज़ अ डेटा अबाउट डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। तो डेटा डिक्शनरी के अंदर मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन भी होती है। मेटा डेटा डेटा अबाउट डेटा होता है, यानी वही कि डेटा किस टाइप का है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती हैं। अगर हम डेटा डिक्शनरी के यूजेस देखें कि डेटा डिक्शनरी के क्या क्या इस्तेमालात हैं, तो इसमें मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। डेटा डिक्शनरी जो है मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा, कि डेटा और से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है इसमें स्टोर होती है और ये हमारे पास सेंट्रल लोकेशन पे पड़ी हुई होती है तमाम इंफॉर्मेशन, जिसको हम इजीली फैच कर सकते हैं। इट हेल्प द मैनेजमेंट टू गेट द कंट्रोल ओवर द डेटा एज अ रिसोर्सेज। ये मैनेजमेंट को भी हेल्प आउट करती है उस डेटा को एक्सेस करने में, उसकी डेफिनेशंस को एक्सेस करने में। Communication with the user, it provides a great help in a communication as it store exact meaning of a data। ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती है बिकॉज हमें डेटा की एग्जैक्ट मीनिंग्स पता होते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन यूज़र के साथ जो है वो आसानी से हो जाती है। एज एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है आपकी हर आइटम की इसके अंदर स्टोर होती है। डेटा डिक्शनरी डेट कैन बी यूज़ इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है तो उस केस में हम उस डेटा की डेफिनेशन को रिव्यू कर लेते हैं कि ये डेटा जो है किस लिए था पर्टिकुलरली। तो फिर जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन ये भी कह सकते हैं कि जब आप डेटाबेस के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में लिंक करते हैं तो वो भी एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो डेटा के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इससे हमें डेटा की एग्जैक्ट डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है। रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन अ डेटाबेस स्ट्रक्चर, अगर तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आता है तो उसका ट्रैक भी डेटा डिक्शनरी के अंदर होता है। द चेंजेस सच एज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डेटा आइटम और मॉडिफिकेशन ऑफ अ डेटा आइटम डिस्क्रिप्शन शुड बी रिकॉर्ड इन अ डेटा डिक्शनरी। ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी डेटा डिक्शनरी के अंदर होना ज़रूरी है। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस के इम्पैक्ट क्या होते हैं चेंजेस के? डेटा डिक्शनरी रिकॉर्ड ईच आइटम एंड इट्स रिलेशनशिप। ये हर आइटम का जो है इंफॉर्मेशन रखती है, इसके अलावा इनका रिलेशनशिप आपस में। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन सी द इफेक्ट ऑफ अ चेंज। अगर कोई चेंज होता है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चेंज को व्यू कर सकता है, इम्पैक्ट को यहाँ से देख सकता है। रिकॉर्डिंग एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, डेटा डिक्शनरी स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डिफरेंट ऑथराइज्ड यूज़र। इसके पास ये इंफॉर्मेशन भी होती है कि कौन कौन सा यूज़र जो है ऑथराइज्ड है। एक्सेस कंट्रोल भी होता है। इट ऑल्सो कंटेन द टाइप्स ऑफ एक्सेस फॉर ऑल द यूज़र, के कौन से यूज़र के लिए किस तरह के एक्सेस है उसकी इंफॉर्मेशन भी होती है। ऑडिट इंफॉर्मेशन, इट कैन ऑल्सो कीप द रिकॉर्ड ऑफ ईच एक्सेस टू अ डेटाबेस, यानी जितनी दफ़ा डेटाबेस को एक्सेस करेंगे उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो भी डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगी। दिस इन्फॉर्मेशन कैन लेटर बी यूज़ फॉर द ऑडिट पर्पज़। इसको हम बाद में जो है ऑडिट के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा डिक्शनरी, तो हमारे पास दो तरह की डेटा डिक्शनरी हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी है। इंटीग्रेटेड जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी वो डेटा डिक्शनरी है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट होता है, यानी उसी का एक हिस्सा होता है, वहाँ पे इंटीग्रेट होती है। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है परफॉर्म करती है थ्रू आउट टू द लाइफ ऑफ डेटाबेस एंड नॉट ओनली अ डिज़ाइन फेज़। ना सिर्फ ये डिज़ाइन के फेज़ में मदद करती है, यानी डिज़ाइन फेज़ के वक्त ये ज़रूरी होता है कि आपको डेटा डेफिनेशंस पता हों, डेटा की टाइप्स पता हों,
उनके और उनके दरमियान एट्रीब्यूट के अंदर क्या आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ना सिर्फ ये डिज़ाइन के प्रोसेस में मदद करती है बल्कि थ्रू आउट डेटाबेस की जो लाइफ है उसमें ये डेटा डिक्शनरी जो है हमें हेल्प आउट करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी की यहाँ पर 2 टाइप्स दी गई हैं। कौन कौन सी 2 टाइप दी गई हैं? एक तो है एक्टिव डेटा डिक्शनरी, दूसरी है पैसिव डेटा डिक्शनरी। एक्टिव डेटा डिक्शनरी वो डिक्शनरी है जो एक्टिव हो इफ़ इट इज़ चेक बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एवरी टाइम डेटाबेस एक्सेस। हर दफ़ा जब डेटाबेस को आप एक्सेस करने लगे तो इस डिक्शनरी को भी एक्सेस करें तो हमारे पास एक्टिव डिक्शनरी कहलाएगी। इट इज़ ऑलवेज consistent with the actual database structure. It is automatically maintained by the system. इसको automatically आपका system जो है वो maintain कर रहा होता है। दूसरी है passive data dictionary. The integrated dictionary is called passive if it is not used in day to day database processing, जो कि database की हर processing activity के साथ यूज़ ना की जा रही हो उसको हम बोलेंगे passive data dictionary। यानी हर दफ़ा जब आप database को एक्सेस करें आप उसको एक्सेस ना कर रहे हों लेकिन वो database management system का पार्ट हो तो उसको बोलेंगे passive data dictionary। फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी हमारे पास सेकेंड टाइप है। अ डेटा डिक्शनरी दैट इज़ अवेलेबल विदाउट पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट ना हो लेकिन फ्रीली अवेलेबल हो, इज़ कॉल्ड अ फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी। इट कैन बी कमर्शियल प्रोडक्ट, ये कमर्शियल प्रोडक्ट हो सकता है और सिंपल फाइल डेवलप बाय द डिज़ाइनर, या फिर कोई एक सादा फाइल हो सकती है जिसको डिज़ाइनर ने डेवलप किया हो। मैनी केस पैकेजेस प्रोवाइड अ डेटा डिक्शनरी टूल। डेटा डिक्शनरी टूल जो है बहुत इजीली मतलब ये अवेलेबल होती है, केस पैकेजेस जो हैं ये प्रोवाइड कर देते हैं। इट इज़ preferable in initial stages before choosing any particular database management system। तो इसको initial stage पर डिज़ाइन करना जो है डिज़ाइन स्टेजेस में यूज़ करना बेहतर होता है जब आपके पास जो है अभी आपने कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिलेक्ट ना किया हो, उससे पहले इसको इनिशियल स्टेज में जो है वो यूज़ किया जाता है। फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी यानी जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, आप इसको खुद से क्रिएट करते हैं यानी डिज़ाइनर इसको खुद से क्रिएट करता है या फिर एज अ टूल आप किसी और का इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको प्रेफर किया जाता है कि इनिशियल डिज़ाइन स्टेजेस में इसको चूज़ कर लिया जाए या इसको इस्तेमाल कर लिया जाए बिफ़ोर चूजिंग एनी पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी ख़ास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले इसका इंतखाब जो है वो कर लिया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ है। इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस कोई भी क्यूरीज़ हैं यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।